नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है योजना आयोग। यह भारत के अधिकांश एग्जामों में पूछे जाते हैं, लगभग सभी एग्जाम में। और आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, एक एक पॉइंट नोट करेंगे। हम लोग वही पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछता है, ये नहीं कि सारी फालतू चीजें उसी में पढ़ लिया जाए। तो हम लोग पढ़ेंगे योजना आयोग। क्या पढ़ना हमको? योजना आयोग। योजना आयोग। योजना आयोग। आप एक चीज ध्यान देंगे, पूछेगा भारत में योजना आयोग या आर्थिक नियोजन का उल्लेख पहली बार किसने किया था। तो या वह कौन सी पुस्तक है जिसमें पहली बार आर्थिक नियोजन की चर्चा की गई है, या वह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पुस्तक के बारे में कोई पूछ सकता है। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें संक्षिप्त इतिहास लिख दीजिए, हल्का सा संक्षिप्त इतिहास। मतलब इतिहास, संक्षिप्त इतिहास का मतलब होता है कि योजना आयोग कैसे तैयार हुआ है, कौन कौन से चरण आए हैं। तो सबसे पहले योजना आयोग का उल्लेख या आर्थिक नियोजन का उल्लेख प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया नामक पुस्तक में मिलती है। तो पहला पॉइंट है प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में प्रकाशित हुई, जिसमें आर्थिक नियोजन की चर्चा थी। आर्थिक नियोजन की चर्चा थी। ध्यान दीजिएगा, डेट पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा 1934 में। कौन सी पुस्तक थी? प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया। अब एक क्वेश्चन बताइए, प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया की रचना किसने किया थी। तो इसके रचनाकार कौन थे? रचनाकार थे विश्वेश्वरैया। इसी किताब में पहली बार क्या हुआ? आर्थिक नियोजन की चर्चा की गई थी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक की रचना किसने किया था? तो किसने किया था? विश्वेश्वरैया। अगला क्वेश्चन कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में। या क्वेश्चन पूछेगा आर्थिक नियोजन की पहली बार चर्चा कब हुई? तो किस पुस्तक में हुई? प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया में। वो पुस्तक कब आई? 1934 में। किसने लिखा? विश्वेश्वरैया। अगला पॉइंट है आर्थिक नियोजन कांग्रेस आर्थिक नियोजन समिति की स्थापना राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा आर्थिक नियोजन समिति की स्थापना राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में किया गया। देखिएगा, आप एक ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा, दो तरह क्वेश्चन होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, आर्थिक नियोजन की अध्यक्षता किसने किया था? हरिपुरा अधिवेशन में किया गया। कब किया गया था? 1938 में। 1938 में। अब एक क्वेश्चन बताइए, 1938 में नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ था? कहां पे हुआ था? तो कहां हुआ था? हरिपुरा में।
पूरा में। ये बताइए 1938 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया? तो अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? आप इसको कमेंट करके बताइएगा। अगला बताएंगे आर्थिक नियोजन की अध्यक्ष कौन थे? इसका आर्थिक नियोजन के अध्यक्ष कौन थे? आर्थिक नियोजन के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। पंडित नेहरू थे। अब ये ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन पूछेगा आर्थिक नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित नेहरू थे। जब क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा की अध्यक्षता किसने किया था, तो उसका किए थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर पूछेगा, बताइए प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया? तो कब किया गया? 1934 में। कब किया गया? 1934 में। दूसरा क्वेश्चन, रचना किसने किया? तो विश्वेश्वरैया ने किया। भारत के इतिहास में पहली बार आर्थिक नियोजन का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया में। दूसरा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में आर्थिक नियोजन समिति की स्थापना किया गया? तो हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा अधिवेशन में कब हुआ था? 1938 में। अगला क्वेश्चन, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। जब क्वेश्चन पूछेगा कि 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में आर्थिक नियोजन समिति की स्थापना की गई, तो आर्थिक नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप मानेंगे पंडित नेहरू। पंडित नेहरू, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग आते हैं योजना आयोग। ये था इतिहास उसका। ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया किसकी रचना है? तो किसकी है? विश्वेश्वरैया की। कब लिखी गई? 1934 में। आप बताइए आर्थिक नियोजन की चर्चा पहली बार किस पुस्तक में मिलती है? तो कौन सी पुस्तक मिलती है? प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। दूसरा, आर्थिक नियोजन समिति की स्थापना किस अधिवेशन में की गई? तो हरिपुरा अधिवेशन में। कब हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में। कहां पे हुआ? हरिपुरा में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। जब क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित नेहरू थे। ये उसका हो गया इतिहास। अब हम लोग आते हैं योजना आयोग। समझ पूरा आ रहा है? ठीक है, तब चलिए देखते हैं योजना आयोग। योजना आयोग, योजना आयोग। पहले आप लोग एक क्वेश्चन बताइए। एक होता है नीति आयोग, जो योजना आयोग की जगह पर है, नीति आयोग। दूसरा होता है योजना आयोग, योजना आयोग। आप बताइए इन दोनों में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। दोनों में अंतर क्या है? तो ये बताइए योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग क्यों आया? क्या कारण ऐसे थे? तो आप एक बात करिए, ये है भारत। भारत जो है गांवों में बसता है। ये है भारत। भारत में यहां देखेंगे नेपाल, इसके बगल में यूपी है, तो हम लोग यूपी को यहां देखते हैं। यह देखिए, ये आपका यूपी है, ये यूपी। यूपी में यहां देखेंगे गोरखपुर है। अब गोरखपुर में तमाम गांव होंगे। अब अगर बात ये गोरखपुर क्या है? नगर पालिका है, नगर पालिका है। अभी बात ये गोरखपुर में किस नगर में कौन सा रोड बनाना है, ये कौन डिसाइड करता था? पहले तो पहले करता था दिल्ली का मंत्री। दिल्ली सरकार करती थी, मतलब दिल्ली की केंद्र सरकार करती थी। अब दिल्ली की केंद्र सरकार बता कि गोरखपुर में रोड कहां बनेगा। इसी कारण कई रोड बन गया। पहले योजना नीति आयोग के पहले क्या था? योजना आयोग। तो योजना आयोग में अगर किसी गांव में रोड बनाना है तो प्रधान नहीं बताते थे, पहले कौन बताता था? सरकार बताती थी कि इस गांव में इस रोड बनाना है। अब रोड बन गया तो उसी पे कोई पाइपलाइन की सप्लाई कर रहा है, कोई नाली बना रहा है, या रोड बन गया वो टूट रहा था। तो इस वजह से इसके स्थान पे लाया गया, क्या लाया गया? नीति आयोग। अब नीति आयोग क्या करता है? प्रधान से पूछता है बताइए रोड कहां बनवाना है, तो प्रधान जी बताते हैं यहां रोड बनेगा।
तो रोड बनाने से पहले नाली बन जाता है, पाइप पड़ जाता है ताकि रोड को तोड़ा ना जाए। अब पहले क्या था, दिल्ली सरकार ने रोड कहाँ बनना है, जहां जरूरत है वहां रोड निकल गया, पता चला कि आगे जाके रोड ब्लॉक हो गया है। इसी किसको लाया गया, नीति आयोग, नीति आयोग लाया गया। तो योजना आयोग क्या हुआ, एक 15 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया। समझ में दोनों में अंतर, नीति आयोग क्या है और योजना आयोग क्या है। योजना में क्या था, पहले गांव में रोड कहाँ बनाना है, कौन बनाती थी, सरकार बनाती थी कि किस गांव में कौन सा रोड बनाना है। अब क्या होता है, नीति आयोग जब से आया, अब प्रधान जी बताएंगे कि किस गांव में कौन सा रोड बनाना है। इसी वजह से अब गांव में रोडें कम टूटती हैं। अब पहले क्या था, रोड बन गया तो कोई पाइपलाइन डाल रहा है, तो कोई सड़क बना रहा है, और कोई क्या है उसमें नाली बना रहा है, सड़क को तोड़ देते थे। इस वजह से बनी हुई संरचना टूट जाती थी। अब क्या हुआ, अब प्रधान जी बताएंगे कि कहाँ पे रोड बनाना है। जब रोड बनाना है तो क्या करेंगे, पहले आप नाली बना लीजिए, फिर आप पानी का सप्लाई कर दीजिए, उसके बाद तब रोड बनाइए, ताकि सरकार का जो है बचत हो। ठीक है, आप लोग समझ गए दोनों में डिफरेंस क्या है। हमको क्या पढ़ना है, योजना आयोग। चलिए योजना आयोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला समझिए, पहला बिंदु, किस कमेटी की सिफारिश के आधार पे योजना आयोग को लाया गया। तो बताइए, पहला है सिफारिश, कौन सी कमेटी की थी, सिफारिश किस कमेटी ने किया था, तो केसी नियोगी समिति, केसी नियोगी समिति कब बनी थी, 1946 में। तो क्वेश्चन पूछेगा, किस कमेटी के सुझाव के आधार पे योजना आयोग की स्थापना की गई। तो कौन सी कमेटी थी, केसी नियोगी कमेटी या समिति, कब बनी थी, 1946 में। अब बताइए, सिफारिश किसने किया, केसी नियोगी। स्थापना कब होता है, स्थापना 15 मार्च 1950। सुझाव किसने दिया, केसी नियोगी समिति। स्थापना कब हुआ, 15 मार्च 1950 को। अब देखिए, आप एक चीज समझिएगा, योजना आयोग की जो होता है, ये संवैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक निकाय है। तो आप समझिए, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में हो उसको क्या कहेंगे, संवैधानिक कहेंगे, और जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ना हो तो उसको क्या कहेंगे, गैर संवैधानिक कहेंगे। आप बताइए, नीति आयोग, योजना आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में है, नहीं है, तो कैसा निकाय है, ये गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री है। सुझाव देती थी, मतलब क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, स्थापना कब हुआ, 15 मार्च 1950 को। किस कमेटी के आधार पे, केसी नियोगी कमेटी के आधार पे। कब बनी केसी नियोगी, 1946 में। एक ऐसा निकाय है, गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं पीएम। अब आपके पेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। शायद ये नहीं पूछा था योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके लिखेंगे प्रथम अध्यक्ष किसके, योजना आयोग के, उपाध्यक्ष। अगला इसे लिखेंगे अंतिम उपाध्यक्ष। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है। तो पहले कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, अगला कौन से है, मोन्टेग सिंह अहलूवालिया, ये दोनों नोट कर लेंगे, दोनों आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब एक बात समझिए, योजना आयोग कौन सी कमेटी पाया, केसी नियोगी कमेटी। कब आया, 1946 में। स्थापना कब हुआ, 15 मार्च 1950 को। आप बताइए कैसा संस्था है, गैर संवैधानिक है, संवैधानिक है और परामर्शदात्री है। अध्यक्ष कौन होते हैं,
प्रधानमंत्री, तो उस समय कौन थे जब ये आया था? तो नेहरू थे, नेहरू थे। उपाध्यक्ष कौन थे पहले? गुलजारी लाल नंदा। अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसको समाप्त कब किया गया? समाप्त कब किया गया? तो 15 अगस्त 2014 को। किसने किया? मोदी जी ने, मोदी जी ने। ठीक है, कहां से किए थे? लाल किले से, लाल किले से। सारा ध्यान देना, लाल किले से। 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री प्राचीन लाल किले की दीवार से भाषण देते हैं। उसी भाषण में मोदी ने कहा कि 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पे नीति आयोग लाया जाएगा। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे नीति आयोग। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग नीति आयोग। सारे पॉइंट समझ में आएंगे, आप लोग एक एक पॉइंट नोट करते चलेंगे। आ रहा है पूरा समझ में? ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं नीति आयोग। समझ गए ना कैसे नीति आयोग आ गया? कोई दिक्कत? चलो, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं आपके एग्जाम में, और एसएससी जीडी में तो एकदम नहीं आएगा इससे बाहर। हम लोग पढ़ते हैं नीति आयोग। क्या पढ़ते हैं? नीति आयोग। देखिए क्या पढ़ना है? नीति आयोग। यहां देखेंगे नीति आयोग। पहले क्वेश्चन, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, एन से क्या हो गया? नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, आई से इंडिया। ठीक है, एन से क्या हो गया? नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, आई से इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं नीति आयोग के बारे में। देखिए पहला नीति आयोग, आप एक एक पॉइंट नोट करें। गठन कब होता है इसका? स्थापना या गठन? स्थापना कर लेते हैं। स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015। किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी किए थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष पीएम। उस समय कौन थे? मोदी जी। ठीक है, अब बताइए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो उसको मारेंगे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अब बताइए वर्तमान में कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो कौन है वर्तमान उपाध्यक्ष? सुमन बेरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? सीईओ। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, पहला क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं।
अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होते हैं। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पंगड़िया। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं भारत में योजना आयोग। ठीक है, इसको मिटा दें। पहले ही जानेंगे भारत में योजना आयोग। योजना आयोग, आप लोग आंसर बताएंगे। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग आंसर कमेंट में कर देंगे। आप बताएंगे योजना आयोग की स्थापना किस कमेटी के आधार पर किया गया? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, योजना आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है कि आपका विधिक है? तीसरा, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? चौथा, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं योजना आयोग। तो पहला लिखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो इसमें पहला क्या पढ़ना पड़ेगा? योजना आयोग में प्रथम पंचवर्षीय रहेगा। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो आप देखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना हम लोग ऐसा नहीं पढ़ेंगे जिस तरह ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा था वैसा नहीं पढ़ेंगे। हम लोग केवल की पॉइंट पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। तो ये कब से कब तक है? 1951 से 1956। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभ कब किया गया योजना आयोग को? प्रारंभ, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा है। तो 1 अप्रैल 1951 प्रारंभ कब किया गया? 1 अप्रैल 1951। ठीक है, अब बताइए इसमें किस मॉडल पर आधारित था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित? तो मॉडल क्या था? मॉडल क्या था आप बताएंगे? डोमर समृद्धि मॉडल। डोमर समृद्धि मॉडल। डोमर समृद्धि मॉडल। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो डोमर समृद्धि मॉडल। आरंभ कब किया गया? 1 अप्रैल 1951 को। अगला है प्राथमिकता, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या प्राथमिकता दी गई? प्राथमिकता मतलब किस बिंदु पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया? तो आप बताइए इसमें कृषि एवं सिंचाई पे, कृषि एवं सिंचाई पर। यह क्वेश्चन पूछेगा प्रथम पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि एवं सिंचाई। आप बताइए इसमें कौन कौन से कार्यक्रम लाए गए? तो इसी क्वेश्चन पूछेगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया? दूसरा क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय प्रसार सेवा विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया? तो किस में था? प्रथम। तो पहला 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला पॉइंट इसी में 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन आप बताइए इसमें कौन कौन सी परियोजना थी? परियोजना तो आप देखेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन था? भाखड़ा नांगल परियोजना। उसके बाद कौन सा था? दामोदर घाटी। उसके बाद कौन सा था आपका? हीराकुंड।
नोट कर लीजिए और उसके बाद ये समझिए क्वेश्चन कैसे पूछते हैं उसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा पहले समझिए। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई? तो कब किया गया? 1 अप्रैल 1951 में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ दिया प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि एवं सिंचाई। अगला क्वेश्चन प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? तो कौन सा मॉडल था? डोमर समृद्धि मॉडल। अगला क्वेश्चन पूछेगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो कब किया गया? पहली। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो कब किया गया? 1953 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इसी तरह परिवेश पूछेगा कि बताइए भारत में भाखड़ा नांगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? तो प्रथम दामोदर घाटी, प्रथम हीराकुंड, प्रथम। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इतना पढ़ लीजिए बस, नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे लिखते हैं। चलिए देखिए, हेडिंग डालेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो कब से कब तक था? वो कब तक था? 1951 से 1956, और 56 5 जुड़े कितना हो गया? 61। तो कितना होगा 1961 से 1966? 56 5 61, नहीं 1956 से 1961 होगा ना, 1956 से 1961। चलिए 1956 से 1961। अब इसमें पहला देखेंगे, यह जो होता है पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? पहला देखिए मॉडल क्या होता है, तो आप बताएंगे द्वितीय पंचवर्षीय कौन सा मॉडल था? पहला किस पे था? डोमर मॉडल पे। तो ये कौन सा होगा? पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो कौन सा होगा? पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। और उसके बाद बताइए इस पे प्राथमिकता या उद्देश्य, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राथमिकता उसी को कहते हैं। प्राथमिकता क्या था? आधारभूत एवं भारी उद्योग, आधारभूत एवं भारी उद्योग। भारी उद्योग का मतलब होता है इस्पात इंडस्ट्री, आधारभूत का मतलब होता है रोड का विकास। ठीक है, आगे बताइए। अगला गया कौन कौन से इसमें प्रमुख भारी उद्योग की स्थापना की गई? कौन कौन से प्रमुख भारी उद्योग की स्थापना की गई? तो लिखेंगे प्रमुख उद्योग। तो आप इसमें प्रमुख उद्योग क्या होता है? तो एक फॉर्मूला लिखेंगे राजभर दुबे। क्या है? राजभर दुबे। तो रस हो गया राउरकेला। देखिएगा रस से क्या हो गया? राउरकेला। इसको मिटा के इसको ऊपर लिख दें तब दिखाई देगा। राउरकेला। क्या लिखेंगे? राजभर दुबे। लिखेंगे राजभर दुबे, यहां लिखिए राजभर दुबे। ये क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्योग। तो देखिए राजभर दुबे। तरस हो गया राउरकेला। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। ये क्या है? इस्पात उद्योग है। क्या है? इस्पात उद्योग। जैसे क्या हो गया? जर्मनी। स्थापना कब की गई इसकी? 1954 में। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? राउरकेला उद्योग की स्थापना किसके सहयोग से किया गया? तो किसके सहयोग से किया? जर्मनी का। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा? राउरकेला कहाँ अवस्थित है या भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? उड़ीसा में। कब स्थापित किया?
1954 में। ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि जर्मनी के सहयोग से किस संयंत्र की स्थापना की गई थी, कौन सा होगा? राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में। कब स्थापित किया? 1954 में। या बताइए राउरकेला किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, तो कौन सा होगा? जर्मनी। अब बस आ जाइए, भिलाई। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात संयंत्र कर लीजिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कब स्थापित किया गया? 1955 में। किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, भिलाई इस्पात उद्योग कहाँ पे है? तो भिलाई इस्पात उद्योग कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से बना? रूस के सहयोग से। कब बना? 1955 में। अब आइए दी से हो गया दुर्गापुर। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो लिखेंगे वेस्ट बंगाल। स्थापना कब किया गया? 1900, इसका होगा 1959 में। कब किया गया? 1959 में। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको ढंग से नोट करें, क्या है? राजगढ़ दुबे। रस हो गया राउरकेला। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। कब बना? 1954 में। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। बस से क्या हो गया? भिलाई। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कब बना? 1955 में। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। आगे है दुबे, तो क्या हो गया? दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कब बना? 1959 में। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कि कौन से इस्पात के उद्योग की स्थापना किस देश की सहायता से हुआ, तो उससे आपसे एग्जाम में देख लीजिएगा। और आगे पढ़ते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला कौन सा है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो ये क्या था? 1961 से 1966। समय क्या होगा? 1961 से 1966। ठीक है, अब देखिए पहला क्या होगा? मॉडल। तो मॉडल इसमें था नहीं। उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि आप स्वयं पे डिपेंड हो जाइए। ठीक है, जैसे आप लोग हैं, मान लीजिए पैसा कमाते हैं तो मम्मी पापा से नहीं मांगना पड़ता होगा, तो आप क्या हो गए? आत्मनिर्भर हो गए। दूसरा है, देखिए ये जो होता है थर्ड 5 ईयर प्लान, मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना जो होता है, असफल हुआ। असफल हुआ। असफल हुआ। कारण? कारण क्या था? कारण देखिए 3 है। पहला है 1962 में भारत चीन युद्ध। पहला कारण हो गया, क्या हुआ? 1962 में भारत चीन युद्ध। दूसरा लिखेंगे, दूसरा कौन सा हुआ? 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। तीसरा क्या है? 1965-66 में भयंकर सूखा। भयंकर सूखा। क्वेश्चन पूछेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल है, तो कौन सी रही? तीसरी। क्यों? पहला हो गया भारत और चीन युद्ध हुआ, दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, और इधर ही प्रकृति की महामारी फैल गई, मतलब सूखा पड़ गया। एक तो युद्ध, ऊपर से सूखा, तो क्या होगा? भारत असफल हो जाएगा। मान लीजिए किसी की शादी हो रहा है और शादी में एक्सीडेंट हो गया, क्या होगा? हो पाएगा कुछ? इधर एक्सीडेंट हुआ, उधर पता चला कि दूल्हा के पैर ही टूट गया। चलिए आगे जाइए इसमें। अब बताइए, अब एक क्वेश्चन समझिएगा, भारत क्या बना था? आत्मनिर्भर बना था। आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि आप अपने यहाँ चीजों का प्रोडक्शन कीजिए। आप बताइए, मान लीजिए ये भारत है, ये भारत है, और हम लोग लेते हैं, इसको लेते हैं जो है अमेरिका लेते हैं। अगर मान लीजिए
भारत जो होता है अपने आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन करना। अगर मान लीजिए भारत जो होता है दुनिया में सबसे ज्यादा, ऐसा मान लेते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा होता है खाद्यान्न का उत्पादन करता है, खाद्यान्न का अच्छे क्वालिटी का आम हो गया तो क्या करेगा ये अमेरिका को बेचेगा कि नहीं बेचेगा? जब बेचेगा तो डॉलर मिलेगा, तो भारत क्या होगा धीरे धीरे अमीर होता जाएगा। लेकिन मान एक बात बताइए, अगर भारत में जो होता है और जब डॉलर ही पाएगा, एक बात समझिए, अगर ये डॉलर पाएगा तो इसके पास डॉलर होगा, तो अमेरिका से क्या होगा, जब अमेरिका को आम बेच के बाद क्या डॉलर प्राप्त कर रहा है, तो अगर अमेरिका से हथियार खरीदेगा तो डॉलर देगा कि नहीं देगा? डॉलर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए अब तो आम है नहीं, तो भारत के पास क्या होगा, डॉलर आएगा? नहीं आएगा। जब डॉलर नहीं आएगा तो भारत आयात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। या मान लीजिए आम का जो होता है प्रोडक्शन ही कम हो गया, प्रोडक्शन ही कम हो गया, तो भारत मान लीजिए इसका कीमत बढ़ा देगा, तब अमेरिका वाले खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो इसी समय एक बिंदु आता है जिसका नाम होता है अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है इसको बताते हैं। अवमूल्यन, देखिए क्वेश्चन पूछेगा किस पंचवर्षीय योजना में अवमूल्यन किया गया, तो अवमूल्यन कौन सी किया? तृतीय पंचवर्षीय योजना में रुपये का अवमूल्यन किया गया। इसमें रुपये का अवमूल्यन किया गया। अब एक बार समझिएगा अवमूल्यन क्या होता है। अवमूल्यन को समझिए, देखिए वो वाला एग्जाम्पल होती है, ये है अमेरिका और यहां पे है भारत। भारत जो है अमेरिका को, यहां देखिए भारत अमेरिका को 100 रुपए में जो होता है एक पेन बेचता है। कितने रुपए में बेचता है? 100 रुपए में एक पेन बेचता है। और यहां पे हो गया मान लीजिए $1 बराबर, अब यहां समझिएगा $1 बराबर 100 रुपया, $1 बराबर 100 रुपया। तो भारत बताइए एक पेन कितने बेचता है अमेरिका को? 100 रुपया में। अगर अवमूल्यन करेगा तो क्या करेगा, अब दो पेन की कीमत भारत कितना कर देगा? अवमूल्यन में क्या करेगा भारत, जो क्या करेगा अब जो होता है $1 बराबर 200 कर देगा। $1 बराबर 200, मतलब अगर आप $1 देंगे तो 200 पाएंगे। तो आप बताइए पहले 100 रुपए में कितना पेन मिलता था? एक पेन। कितने में? $1 में। अब 100 रुपए बताइए $1 में कितना पेन मिलेगा? 2 पेन। तो क्या हो गया, भारत इस चीज को ज्यादा बेचेगा। रुपए का अवमूल्यन का मतलब होता है मूल्य को गिरा देना। पहले बताइए, पहले पेन की कीमत कितनी थी? $1। कितनी थी? $1। अब 2 पेन की कीमत कितनी हो गई? तो आपका $1 हुआ और रुपए की कीमत क्या हो गया आपका? बढ़ गया। तो आप बताइए इसमें क्या होगा, जो पेन भारत अमेरिका वाले ज्यादा खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? एक बार और समझ लीजिए, ये है आपका अमेरिका और यहां पे है भारत है। देखिए भारत जो होता है रुपये का अवमूल्यन करता है। अवमूल्यन का मतलब पहले समझिए, यहां जो होता है अमेरिका को भारत जो होता है 100 रुपए में एक पेन देता है, ठीक है। 100 रुपये में कितना देता है? एक पेन देता है। तो $1 बराबर कितना है? 100 रुपया। अब भारत क्या कर रहा है, रुपये का अवमूल्यन कर दिया। अवमूल्यन का मतलब हो गया कि अब जो पहले 100 रुपया था, अब $1 बराबर कितना कर देगा? 200। तो आप बताइए $1 भारत कितना पेन मिलेगा? 2 पेन मिलेगा। 2 पेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले $1 में कितना था? 100 रुपये। तो कितना पेन मिलता था आपको? एक पेन मिलता था। अब $1 बराबर कितना हो गया? 200। तो कितना पेन मिल रहा है? 2 पेन मिल रहा है। तो आप बताइए इसका डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो दूसरे देश चीजों को खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? इसी वजह से रुपये का अवमूल्यन किया जाता है। चाइना इसी वजह से रुपये का अवमूल्यन करता है ताकि विदेशों में उसकी वस्तु ज्यादा बिके। तो भारत क्या किया? अवमूल्यन कर दिया। किस पंचवर्षीय योजना किया? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, 1964 में यूटीआई तथा 1964 में यूटीआई तथा आईडीबीआई की स्थापना की गई। इसका होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका होता है, इसका आप लोग देख लीजिएगा, दोनों का देखिएगा स्थापना कब कब हुआ है।
कौन कौन से सन में? तो कब हुआ है? 1964 में। ठीक है, यूटीआई का और आपका आईडीबीआई का। अगला ये 1965 में, 1965 में जो होता है एफसीआई की स्थापना की गई। एफसीआई का फुल फॉर्म क्या था? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हम लोग कितनी पंचवर्षीय में पढ़ चुके हैं? 3। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसी में जो होता है आपका आगे आएगा योजना अवकाश काल। तो ये समझ लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद समझिए योजना अवकाश काल। चलिए, योजना अवकाश काल कहीं डालेंगे, योजना योजना अवकाश काल। ये कब से कब था? ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता। तो आप देखेंगे 1966 से 1969, कितना हो गया? 3 वर्ष। 1966 से 1969। अब देखिए योजना अवकाश काल का मतलब होता है कि छुट्टी दे देना। उधर युद्ध चला, युद्ध में क्या हुआ? भारत के पास सारे पैसे कहाँ खर्च हो गए? युद्ध में। उधर सूखा पड़ गया, तो दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ? तो योजना अवकाश काल कितने साल का था? 3 साल का। आपसे सन पूछेगा डायरेक्ट, योजना अवकाश काल कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का। कब से कब तक? 1966 से 1969 में। अब देखेंगे 1900 इसी में जो था योजना अवकाश काल के समय 1969 में नारीमन 1969 में नारीमन कमेटी की सिफारिश पर लीड बैंक की स्थापना की गई। कब किया गया? 1969 में। किस कमेटी के आधार पे? नारीमन कमेटी। कब बनी? 1969 में। किस पंचवर्षीय योजना में? तो योजना अवकाश काल में। अब इसी समय देखेंगे 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, समझिए योजना अवकाश काल कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का। योजना अवकाश काल के समय किस बैंक की स्थापना की गई? लीड बैंक की। किस कमेटी के आधार पे? नारीमन कमेटी के आधार पे। कब बनी? 1969 में। 1966 में क्या? हरित क्रांति को आपको एक वीडियो अलग बना के डाल देंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया, हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, हरित क्रांति के भारत में जन्मदाता कौन है, विश्व में कौन से हैं। उसके बाद हरित क्रांति को सबसे ज्यादा किस फसल को लाभ हुआ, हरित क्रांति में भारत के कौन कौन से सबसे ज्यादा लाभ हुआ, उत्तर प्रदेश किस जिले को सबसे ज्यादा लाभ हुआ, किसको नुकसान हुआ, हरित क्रांति के भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। आज यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास को। जय हिंद।